हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की में एटम्स की स्टैकिंग के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस तरह से हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में और क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में एटम्स अरेंज हैं। तो आपने देखा कि अगर हम HCP स्ट्रक्चर देखें तो HCP स्ट्रक्चर के केस में एटम्स किस तरह से अरेंज हैं, इज़ लाइक ए बी टाइप एंड। और अगर हम क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखें तो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में ये स्टैकिंग किस तरह से है, ए बी सी टाइप। क्लियर। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर किस तरह से है, आप देखिए इसकी यूनिट सेल की अगर हम एक यूनिट सेल कंसीडर करें तो इसका एक यूनिट सेल किस तरह से इसमें लेटिस पॉइंट्स अरेंज हैं। देखिए दिस इज़ द बॉटम लेयर और बॉटम लेयर के ईच कॉर्नर पे एक लेटिस पॉइंट लोकेटेड है। इसी तरह इस बॉटम लेयर के सेंटर पॉइंट पे एक लेटिस पॉइंट लोकेटेड है। Similarly, this is the top layer of this unit cell, and this layer also have 6 lattice points at the corner and 1 at the center of this. And this unit cell also contains a middle layer which have 3 atoms located at this position. So in this way, this is a unit cell for hexagonal close packed structure. Now, first characteristic that we are going to discuss is about the effective number of atoms per unit cell. So, hexagonal closed packed structure में effective number of atoms per unit cell किसके इक्वल होंगे। देखिए आप कि अगर हम यहाँ से देखें तो इस यूनिट सेल में किस तरह से लेटिस पॉइंट्स अरेंज हैं इस तरह से, और इनके ऊपर अगर हम एटम प्लेस करें तो ये एटम्स किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखिए कुछ इस तरह से, और ये क्या होगा, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए आप देखिए कि एक यूनिट सेल में अगर हर लेटिस पॉइंट पर एटम कंसीडर किया जाए तो उस लेटिस पॉइंट पर उस एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर हम टॉप लेयर देखें तो टॉप लेयर के ईच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और ये इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/6 कंट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बॉटम लेयर देखें तो बॉटम लेयर के केस में भी ऐसा ही है कि ईच एटम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/6 कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि आप इसे इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ इस साइड में भी एक यूनिट सेल जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह भी अरेंज होंगे, इस तरफ भी अरेंज होंगे, इसके टॉप पर भी एक यूनिट सेल है, इसके बॉटम पर भी यूनिट सेल है। तो अगर हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन निकालें ईच एटम का इस यूनिट सेल में, तो अगर इन कॉर्नर एटम्स को देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। इसी तरह बॉटम लेयर में भी हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1/6 होगा। और टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये कॉर्नर्स पर 12 एटम्स हैं। क्लियर। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 12 इंटू 1/6 मीन्स एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो 1/6 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 2 हो गए। सिमिलरली अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेस एटम्स की बात करें, बेस एटम्स क्या है कि आप देखिए ये इसका बेस है तो इस बेस के सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट है। क्लियर। इसी तरह इस यूनिट सेल के यहाँ देखें कि इससे ऊपर भी एक इसी तरह हेक्सागोनल प्लॉट करें तो उस यूनिट सेल का ये बेस हो जाएगा, तो इसके भी यहाँ पर सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। तो ये यूनिट्स इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होगा, हाफ, और हाफ कंट्रीब्यूशन इससे अबव वाले यूनिट सेल में। और एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने बेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, 1 और 2। क्लियर। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बेस एटम्स किसके इक्वल आ जाएंगे, पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज 2। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1। इसी तरह अगर हम एक यूनिट सेल देखें तो इस यूनिट सेल के मिडल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, मिडल लेयर में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये टोटली इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के एटम्स हैं जो इन एटम्स के साथ कनेक्टेड हैं। मीन्स ये 3 एटम्स टोटली इन 6 एटम्स के साथ और बेस सेंटर्ड के इन 6 एटम्स के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए
कि अगर हम 2 डायमेंशन में इसे देखेंगे फ्रंट से, तो ये नीचे किस तरह से, इस तरह से 6 एटम्स अरेंज होंगे और इनके ऊपर ये एटम्स रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट ये 3 एटम्स हैं, ये कंप्लीटली इस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का पार्ट है। क्लियर? तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में क्या होगा, इन तीनों का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ मिडल एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अगर सभी एटम्स का कंट्रीब्यूशन निकालें तो ये कितना होगा, 2 + 1 + 3 = 6। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP स्ट्रक्चर = 6। क्लियर? So now next move on to the next characteristics, which is coordination number. What is coordination number? It's the number of neighboring atoms in a unit cell, and how we can calculate this coordination number for the case of HCP structure. Now see, this is HCP structure where base have 6 corners and a lattice point at each corner. Similarly, at the center of this base, in same, if we see in the top layer of this unit cell. Clear? If I imagine another unit cell above this unit cell, then this will be the base of above unit cell. Similarly, at the center, and this is the middle layer, and here C is the height of this unit cell, and this A is the lattice parameter, which is distance between these lattice points, and this is lattice parameter, which means this is the distance between bottom layer and top layer, which is equals to C. Clear? Now we have to find the coordination number for these. Let's I mark a atom at the middle. This is X. सो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर? तो आप देखिए कि इस एक्स एटम के नेबरिंग एटम्स कौन से हैं। नेबरिंग एटम एक तो ये हैं, ये 6 सभी क्या हैं, इसके नेबरिंग एटम्स हैं जो इसके प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ एटम कंसीडर किया तो इस प्लेन में ही ये सभी एटम्स हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो इस तरह से ये सभी जो एटम्स हैं इस सेंटर पॉइंट के क्या हैं, नेबर्स हैं। क्लियर? इसी तरह आप देखिए इसके नेबरिंग एटम्स कौन से होंगे, जो इससे नीचे लेयर में है। दिस इज 1 2 3। क्लियर? तो ये 3 भी क्या है, इस एक्स एटम के नेबरिंग एटम है। अब इसी तरह आप इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल कंसीडर कीजिए। सपोज इससे ऊपर सेम HCP यूनिट सेल है जो क्या कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ से देखिए इस यूनिट सेल, अगर हम ये अबव वाला यूनिट सेल कंसीडर करें तो इस यूनिट सेल के लिए ये बेस लेयर हो जाएगी, और इस बेस लेयर से अबव फिर से 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, और ये 3 एटम्स क्या होंगे, ये 3 एटम्स इस एक्स एटम के नेबरिंग एटम्स होंगे। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किस तरह से निकालते हैं, देयर आर नंबर ऑफ नेबर एटम्स फॉर एटम एक्स इन इट्स ओन प्लेन। मींस अगर ये एक्स एटम है तो इसके ओन प्लेन में ये 6 नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्लियर? जो किसकी इक्वल है, 6 के। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स इन द मिडल लेयर ऑफ सेम यूनिट सेल की, अगर हम ये यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सेम यूनिट सेल के नीचे अगर आप देखें तो मिडल लेयर ये क्या है, इसके नेबरिंग एटम्स हैं विच आर 3। सिमिलरली इसके अबव जो यूनिट सेल है, आप देखिए यहाँ से नंबर ऑफ नेबर एटम फॉर एक्स इन नेबरिंग यूनिट सेल की, इससे ऊपर अगर हम यूनिट सेल कंसीडर करें तो इसके नेबरिंग एटम्स ये मिडल लेयर होगी। तो यहाँ से भी क्या आ गया, 3। सो दिस इज 6 3 एंड 3। क्लियर? सो 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द केस ऑफ HCP स्ट्रक्चर। क्लियर? फॉर HCP coordination number is 12. Clear? Now next characteristics is the atomic radius. एटॉमिक रेडियस आप देखिए यहाँ हमने ये यूनिट सेल कंसीडर किया और ये लैटिस पॉइंट्स हैं। तो अब इन लैटिस पॉइंट्स पर अगर एटम्स कंसीडर किए जाएं कि सपोज ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट के अराउंड इस तरह से स्फीयर आप प्लॉट कीजिए। क्लियर? सो ये क्या करेंगे, एटम्स एक दूसरे के टच में होंगे इस तरह से। ये आप स्फीयर प्लॉट कीजिए और एक ये सेंटर में होगा। तो अगर ये मैं बॉटम लेयर को 2 डायमेंशन में प्लॉट करूँ तो ये बॉटम लेयर किस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर ईच लैटिस पॉइंट को सेंटर इमेजिन करके ये क्या है, एटम्स प्लेस किए गए हैं। क्लियर? सो लैटिस पॉइंट के ईच कॉर्नर पर 6 एटम्स हो गए। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक पॉइंट इसके मिडल में है और ये एक सेंटर पे एटम हो गया।
क्लियर। अगर आप इस बेस को 2 डायमेंशन में देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर का डिस्टेंस देखें तो ये होगा, इसके इक्वल होगा, और इस तरह ये इसके इक्वल होगा। तो आप देखिए कि ये डिस्टेंस लैटिस पॉइंट्स के बीच में कितना है, ए डिस्टेंस है, विच इज़ लैटिस पैरामीटर। अब ये लैटिस पैरामीटर, दिस लैटिस पैरामीटर इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से इस एटम को देखें देन दिस इज रेडियस आर and this is radius r from the center of this atom. So this is r and this is also r. So 2r is equals to a. Clear? So यहाँ से atomic radius किसके इक्वल आ जाएगा, this is equals to a by 2. क्लियर। हमने ये किस तरह से निकाला कि जो हर ईच कॉर्नर एटम है वो क्या कर रहा है, HCP में अदर एटम को टच कर रहा है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर एटम्स इज द एटॉमिक रेडियस। तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये लैटिस पैरामीटर्स किसके इक्वल है, दिस इज आर एंड फ्रॉम दिस टू दिस इज ऑल्सो आर। सो दिस 2r इज इक्वल्स टू a विच इज लैटिस पैरामीटर। सो एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू a by 2. क्लियर। Now let's move on to the next property. Let's see here. Now next is to find the C by A ratio after atomic radius. Now let's determine the C by A ratio for the HCP structure. Now what is this C by A ratio? See here, this is HCP structure and A is lattice parameter and C is the height of this unit cell, and this C by A ratio defines the properties of any HCP structure की जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह से C by A ratio चेंज होने से किसी मटेरियल की फर्दर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप देखें कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस C by A ratio को। फर्स्ट I have plotted this HCP structure here and you can mark there are 6 atoms at each corner and 1 at the base center and 3 atoms are present at this middle layer. This is these are the 6 atoms which are present at middle layer. Clear? Now to find C by A ratio, let's start with कि अगर हम बॉटम लेयर को इमेजिन करें, देखिए ये बॉटम लेयर है और इसे यहाँ प्लॉट किया गया है। क्लियर। सो दिस इज बॉटम लेयर ऑफ HCP स्ट्रक्चर। तो आप बॉटम लेयर पे देखें तो ये लैटिस पॉइंट्स हैं और ये सेंटर पे लैटिस पॉइंट्स हैं। तो अगर इन्हें ज्वाइन किया जाए तो आप देखिए कि जो बॉटम लेयर है ये 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रही है। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6। क्लियर। तो ये 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रही है। इनमें से अगर हम एक ट्रायंगल को मार्क कर लें विच इज़ AOB। क्लियर। अब इस AOB ट्रायंगल को यहाँ प्लॉट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसे जस्ट अभी इग्नोर कर दीजिए और आप ये देखिए कि AOB ट्रायंगल क्या है, AOB ट्रायंगल कि हमने इस पार्ट को हाईलाइट किया है यहाँ। क्लियर। तो यहाँ से AOB ट्रायंगल क्या है, दिस इज AOB ट्रायंगल। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये एंगल कितना है, दिस इज 120 डिग्री। और अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये क्या है, 60 डिग्री। सो दिस इज एंगल 60 डिग्री। और इसके बाद आप देखिए हम किस तरह से निकालेंगे C by A रेशियो। यहाँ से आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखिए AOB को, और अगर हम यहाँ से इसकी मीडियन प्लॉट करें तो ये पॉइंट क्या आएगा, इसका सेंट्रोइड पॉइंट आएगा। क्लियर। आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं कि यहाँ कहीं सेंट्रोइड आएगा और इस सेंट्रोइड से जस्ट C/2 पर हाइट पर थर्ड लेयर के एटम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। आप इसे इस तरह, इस लाइंस को इस तरह इमेजिन कीजिए कि ये AOB है और AOB के इस तरह से ये परपेंडिकुलर है कि सपोज C/2 हाइट पर इस तरह से ये एटम लोकेटेड है। क्लियर। अब यहाँ जो एटम होगा वो इस पॉइंट के एटम के साथ टच में होगा। क्लियर। इस तरह से कि ये अगर ये बेस है तो इसके C/2 हाइट पर एटम प्रेजेंट है। क्लियर। तो इसे ही हाईलाइट किया हुआ है कि अगर ये बॉटम लेयर है उसमें से एक ट्रायंगल को ले लिया तो दिस इज AOB, और इस AOB की अगर आप मीडियन प्लॉट करेंगे तो यहाँ सेंट्रोइड आएगा और इस सेंट्रोइड से C/2 हाइट पर क्या प्रेजेंट है, मिडल लेयर के एटम प्रेजेंट है। कि सपोज ये C हाइट पर मिडल लेयर के एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ से देखिए ये एटम इसके साथ कितनी डिस्टेंस पे है, दिस इज अगेन एट ए लैटिस पैरामीटर A कि A और C में कितना डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू A विच इज़ लैटिस पैरामीटर।
Now let's move on to next. Let's first consider AOB ट्रायंगल. और AOB ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, तो ये मीडियन प्लॉट करने के बाद ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री. तो आप यहाँ से देखिए cos 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू AA डैश ओवर में AB, दिस इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos 30 इज इक्वल्स टू AA डैश ओवर में AB. क्लियर. आप यहाँ से देखिए कि AB किसके इक्वल है, A के इक्वल है. और हमने यहाँ AA डैश क्या किया है, ये यहाँ से मीडियन प्लॉट किए हैं, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को यहाँ प्लॉट करके इसके मीडियन प्लॉट किए हैं. तो यहाँ से cos 30 AA डैश ओवर में AB, तो A डैश किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू A√3/2 के इक्वल आ जाएगा. क्लियर. अब इसी के साथ देखिए आप यहाँ से AX किसके इक्वल होगा, AX. अगर ये सेंट्रॉयड है तो ये सेंट्रॉयड इस मीडियन को यहाँ 2/3 और ये 1/3 में डिवाइड करेगा. तो ये AX किसके इक्वल होगा 2/3 के, और XA डैश किसके इक्वल होगा 1/3 के. तो यहाँ से AX किसके इक्वल आ जाएगा, दिस AX इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AA डैश. क्लियर. सो AX इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AA डैश. तो आप यहाँ से AA डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जो A/√3 के इक्वल आ जाएगी. क्लियर. इसी के साथ आप नेक्स्ट देखिए कि अगर अब हम ट्रायंगल देखें AXC, यहाँ ये क्या है CX हाइट हम देख रहे हैं, तो ये CX कितनी है C/2 के इक्वल है. और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल में AC² प्लस AX² प्लस CX² किसके इक्वल होगा, दिस इज AC² इज इक्वल्स टू CX² प्लस AX². तो यहाँ से CX² किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज AC² माइनस में AX². तो आप देखें यहाँ से CX² किसके इक्वल होगा, A² माइनस A²/3. हेयर AC² इज इक्वल्स टू A एंड AX इज 2/3 ऑफ this AA dash and AA dash is equals to A√3/2. तो यहाँ से AX किसके इक्वल आ जाएगा, A/√3. तो आप जब यहाँ AX की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A²/3 के इक्वल. सो यहाँ से CX² किसके इक्वल आ गया 2/3 A² के, दिस इज CX². क्लियर. इसी के साथ आप देखिए कि CX² अगर आप इस सेंट्रोइड से मिडल लेयर की तरफ जा रहे हैं तो ये मिडल लेयर कितनी हाइट पर है, C/2 हाइट पर. तो इट मीन्स CX किसके इक्वल होगा, C/2 के इक्वल होगा. और हमने यहाँ से CX इवेल्युएट भी किया कि किसके इक्वल आ रहा है 2/3 ऑफ A² के. तो इट मीन्स CX इज इक्वल्स टू C/2. और अगर हम इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दें तो यहाँ से C/A रेशो इवेलुएट कर सकते हैं. तो यहाँ से C/A किसके इक्वल आ गया, दिस इज 8/3 विच इज इक्वल्स टू 1.633. क्लियर. दिस इज द आइडियल रेशो C/A रेशो फॉर HCP स्ट्रक्चर. जैसे कि आप साइड कॉलम में देखिए कि ये कुछ मेटल्स शो की गई हैं जिसके लिए C/A रेशो की वैल्यू कुछ इस तरह से मेंशन है. यहाँ टाइटेनियम को हाईलाइट किया गया है क्योंकि टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्ट्रक्चर HCP है. अगर हम इसकी प्योरेस्ट फॉर्म देखें तो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म हाई स्ट्रेंथ मटेरियल नहीं है ये. और टाइटेनियम 890 डिग्री सेल्सियस से बिलो HCP स्ट्रक्चर एक्वायर करता है. बट अगर इससे इंक्रीज़ कर दिया जाए इसके टेम्परेचर को तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो अब टाइटेनियम का अगर हम एलॉय देखें विच इज़ टाइटेनियम विद एल्युमिनियम, तो अब ये जो एलॉय है, दिस एलॉय हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी. और ये मटेरियल फर्दर जो एयरप्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स के इंजन में टर्बाइन ब्लेड की तरह यूज़ किया जाता है. तो किसी भी मटेरियल को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इस ये जानने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है. क्लियर. सो दिस इज़ अबाउट द C/A रेशो फॉर द HCP स्ट्रक्चर. Now next move on to the next property which is packing fraction of HCP structure. First packing fraction किसके इक्वल है, packing fraction is equals to, देखिए हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर जब कंसीडर किए थे तब भी हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इवेलुएट किया था विच वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. क्लियर. सो इसी तरह हम किसके इसके लिए निकाल रहे हैं अब पैकिंग फ्रैक्शन HCP स्ट्रक्चर के लिए. तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इस यूनिट सेल का वॉल्यूम पता होना चाहिए.
क्लियर। तो अब वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, आप देखिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू में हाइट। अगर हम बेस का ये एरिया ले लें और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हम इस यूनिट सेल का वॉल्यूम एवेलुएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप इसका एरिया देखिए, अगर हम इसे यहाँ जहाँ प्लॉट किया हुआ है तो ये 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, और अगर एक ट्रायंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस बेस का एरिया मिल जाएगा। क्लियर। आई विल रिपीट कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और एरिया इवेलुएट करने के लिए हमने यहाँ देखा कि ये 6 पार्ट्स ट्रायंगल्स में डिवाइड है, तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस बेस का एरिया मिल जाएगा। क्लियर। तो इसे यही किया हुआ है। आप देखिए कि एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB किसके इक्वल होगा, दिस एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ट्रायंगल का एरिया इसी के इक्वल है 1/2 AB इंटू में OO डैश। OO डैश हम इसी तरह से ही निकालेंगे, ये भी एक मीडियन है। जैसे कि हमने AA डैश निकाला था तो AA डैश किसके इक्वल था, A√3/2 के। इट मीन्स OO डैश इज ऑल्सो इक्वल टू A√3/2 के। तो आप यहाँ OO डैश की वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज A√3/2 एंड AB इज इक्वल्स टू दिस, AB इज लैटिस पैरामीटर विच इज A and 6 into 1/2 this is 3. So area of this base is equals to 3√3/2 A square. Clear. Now next volume of unit cell किसके इक्वल आ जाएगा, this is area of base into में height. So this is the volume of unit cell. क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमें क्या इवेलुएट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन इवेलुएट करना है। और पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑल atoms in unit cell over volume of unit cell। तो हमने यहाँ तक इस HCP स्ट्रक्चर का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम इवेलुएट कर लिया। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। एटम्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में इनटू में एक सिंगल एटम का वॉल्यूम। और हम एटम्स कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। अब यहाँ से देखिए n क्या है, n इज़ द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि हमने अभी यहाँ भी इवेलुएट किए, जो किसके इक्वल थे, 12 के इक्वल थे। कि हम फिर से रिपीट देख लेते हैं इसका, कि अगर हम टॉप लेयर का देखें तो टॉप लेयर के ईच एटम का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो कॉर्नर्स पे 6 हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू में 6 प्लस इसी के साथ एक एटम सेंटर में भी प्रेजेंट है जिसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में हाफ है। और कितने प्रेजेंट हैं ये, कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ। तो अगर हम टॉप लेयर का देखें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स ये कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल में, अगर टॉप लेयर देखें दिस विल कंट्रीब्यूट 3/2 एटम्स। इसी तरह बॉटम लेयर को अगर देखें तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट 3/2 टू दिस यूनिट सेल। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, सेंटर लेयर क्या है, कम्प्लीटली इज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो ये 3 का कंट्रीब्यूशन कम्प्लीटली इस यूनिट सेल में होगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6। दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। Sorry, that was the effective number of atoms and here are the total number of atoms per unit cell. Please don't get confused between these 2 points. Sorry, this 12 was the coordination number and this was the effective number of atoms per unit cell, which is equals to 6. I have shown this by mistake. So टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसके इक्वल आ जाएंगे, 6 के इक्वल आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गया, दिस पैकिंग फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
क्लियर। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच वॉज एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 2r, सो r किसके इक्वल आ गया, a/2 के। और आप यहाँ से r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए a/2, और c/a रेशो किसके इक्वल हमने इवेलुएट की, दिस इज इक्वल्स टू 8/3 रूट मीन्स 1.63। तो अगर ये दोनों पैरामीटर्स इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किए जाएँ तो यहाँ से हम क्या इवेलुएट कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। सो हियर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द केस ऑफ HCP structure is 0.74 or say it is 74%. So this HCP structure is a closed pack structure having high packing fraction which is 74%. So this is about the characteristics of HCP structure। और हमने क्या डिस्कस किया इसमें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 6। आई विल रिपीट अगेन कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, क्लियर। सो c/a रेशो इज 8/3 अंडर रूट विच इज़ 1.633 एंड पैकिंग फ्रैक्शन इज 74% विच शोज द हेक्सागोनल पैकिंग इज अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। Now atomic radius is a/2. So this is all about the today's lecture. Thank you students.